जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का ये चैप्टर पार्ट जो होगा ये पार्ट 4 हो जाएगा। क्या होगा? तो पार्ट 4 हो जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 3 यानी कि वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है और ये मेरा वादा है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर 100% यानी कि सभी के सभी वीडियो कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक का आप सोच सकते हैं कि 2009 से 2022 तक का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप 14-15 साल का क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर कहाँ पूछने वाला है। और जब भी पूछता है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछता है। कंपटीशन लेवल तो है नहीं कि 9th का कोई पूछेगा, कभी 10th का पूछेगा, तो कहीं से भी पूछ सकता है कोई भी सिलेबस से। लेकिन यहाँ तो है 12th का, तो सिलेबस बाई पूछेगा और सिलेबस से पूछेगा तो कहीं से भी पूछेगा। तो ये 10-12 साल 15 साल का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो मेरा वादा है कि इससे बाहर कहीं पूछने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और एग्ज़ाम देकर आइएगा, फिर बताइएगा फिर आप विजिट कीजिएगा या नहीं। लेकिन हम बता देते हैं कि ये 110% जो है सो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। 14-15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छूट नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर एग्जाम से संबंधित या किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक लाइक नहीं किए तो इस पर क्लिक करके लाइक बटन दिख रहा होगा, उस पर लाइक करके और इस पर सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सही समय पर आपको सही वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ। तो आप किसी भी एग्जाम किसी भी साल का क्लास 12th का क्वेश्चन उठा लीजिए बायोलॉजी और मिलाकर देख लीजिए, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि सही में सर जो है क्वेश्चन मिल रहा है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। आप किसी भी एग्जाम का, जैसे कि मान कर चलिए ये एग्जाम हम कर रहे हैं 18 का, तो आप जाकर 2018 का क्वेश्चन 12th का मिला लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट का ये कैसा क्वेश्चन है, ये है कि नहीं, फिर हमको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरू क्लास को बिना टाइम गवाते हुए, क्योंकि वीडियो और तो इस वीडियो में बता ही दिए हैं कि जो 1 से 15 तक क्वेश्चन होगा वो सभी 2 नंबरिया क्वेश्चन होगा, यानी कि 10 गो क्वेश्चन का जवाब देना होता था 2018 में। और इसका कुल मार्क्स जो है 20 मार्क्स का था और 16 से 18 जो क्वेश्चन था अथवा करके उसमें जो है सो कुल 3 ही गो का जवाब देना होता था। तो 6 गो क्वेश्चन इनके 16 से 18 2 गो, लेकिन सभी में अथवा अथवा करके दिया गया था, इनके 4 गो क्वेश्चन था जिनमें से 3 ही गो के जवाब देना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे, आते हैं टॉपिक पर अपना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम्स का नाम लिखना है तथा प्रत्येक के विशिष्ट कार्य को बताना है। यानी कि डीएनए की प्रकृति के लिए जो आवश्यक है, लाभदायक है, वो किन्हीं 2 एंजाइम का नाम लिखना है डीएनए के। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोज डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। सॉरी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए का हो जाएगा, तो डीएनए का होगा क्या? तो डीएनए का होगा डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का हो जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। वो किससे फैलता है? तो एचआईवी वायरस से फैलता है और लैंगिक यौन संपर्क से फैलता है। तो ये सब तो पता होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन पर आते हैं कि डीएनए प्रतिकृति के लिए, देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे ना तो आंसर आप इजीली आसान तरीका में दे सकते हैं। और क्वेश्चन पर लिखा ही रहता है विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना, यानी कि आंसर जो है अपना शब्दों में देना है, तो आप जो समझिएगा वही ना। तो अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप लोग आंसर को सही और आसान तरीका से लिख सकते हैं बिना हिचकिचाहट और घबराहट के। तो चलिए डीएनए की प्रतिकृति के लिए सो आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम्स का नाम लिखना है और उसके कार्य क्या यानी कि काम क्या वो बताना है। तो डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक 2 एंजाइम्स जो है इस प्रकार है। पहला है पॉलीमेरेज और दूसरा है लाइगेज। तो पॉलीमेराज का काम क्या है? तो पॉलीमेराज का जो है सो डीएनए पॉलीमेराज एंजाइम का उपयोग कर क्या करता है? आकृति यानी कि इसको ढांचा को, आकृति को बढ़ा देता है। क्या करता है? बना लेता है। यानी कि डीएनए पॉलीमेराज जो है सो एंजाइम्स और डीएनए के उपयोग कर आकृति को बना लेता है। और दूसरा आता है कि प्रतिजैविक लाइगेज जो है सो प्रतिरोधी जीन को जो बाधा जीन है उसको संवाहक के साथ जोड़ने का काम जो है सो लाइगेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रतिजैविक रोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम
डीएनए का कौन सा एंजाइम्स करता है, तो लाइगेज एंजाइम। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं उसका सब्जेक्ट होता है, बाहर से उसका टॉपिक नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव से ही निकलता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि आनुवंशिकतः रूपांतरित मतलब होता है बदलना, यानी कि बदलना। क्या होता है? बदलना। तो आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं? मान कर चलिए बदलना मतलब आप तो लोग तो समझ रहे होंगे, बदलना मतलब रूपांतरित मतलब बदल जाना। तो आनुवंशिक रूपांतरित जीन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन यह है कि आनुवंशिकतः रूपांतरित जीन, यानी कि आनुवंशिक जो जीन होता है वो रूपांतरित यानी कि बदल जाता है, उस जीन से आप क्या समझते हैं? और ऐसे पौधे, दूसरा में दिया गया है, ऐसे पौधे से होने वाले 2 लाभ को बतावे। तो यानी कि ऐसे पौधे से होने वाले 2 लाभ क्या बेनिफिट्स है उसको बताना। तो ऐसे पौधे जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, कवक यानी कि फंगी, एवं जंतु जिनके जीन में यानी कि डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। तो आदमी भले मर जाता है लेकिन जीन कभी नहीं मरता है। तो जीन देखेंगे आप लोग, ये कभी किसी के घर में बच्चा जन्म लेगा तो कहेगा कि नहीं पापा पर नहीं गया है, मम्मी पर नहीं गया है, ये दादा पर गया है। तो वो जीन जो है सो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित यानी कि रूपांतरित होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। आदमी मर जाता है लेकिन जीन नहीं मरता है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है। तो कहता है कि ऐसे पौधे जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनके जीन में हस्तकौशल द्वारा परिवर्तन किए गए, हस्तकौशल द्वारा, किसके द्वारा? हस्तकौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीन, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, जिसको जीएमओ कहलाते हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित जीन वह जीव है, आनुवंशिकता रूपांतरित यानी उसके आनुवंशिक जीन में रूपांतरित यानी कि बदलाव, वह जीव है जिसका विकास जेनेटिकली रूप से किया गया हो। जेनेटिकली रूप से उसको बदलाव, जो उसको उसमें जेनेटिकली रूप से बदलाव किया गया है, नहीं ऊपर से बदलाव नहीं, उसको जेनेटिकली रूप से। जैसे कि देखिए आप लोग, जैसे कि पहले जो है सो करेली पहले छोटा छोटा होता था, लेकिन उसमें क्या क्या है, ये कद्दू का जेनेटिकली कोड डाल दिया गया है, यानी कि कद्दू में देखा गया है कि इसमें कौन सा जीन है जो कद्दू को इतना लंबा लंबा बनाता है, और वही जीन उठाकर करेला के साथ क्रॉस करा दिया गया है। क्या करा दिया गया? क्रॉस करा दिया, यानी कि मिक्स करके और फिर तैयार किया गया है। तो देखिएगा करेली जो है सो आप करेला के तौर पर बड़ा बड़ा निकलता है, उसी तरह जो है सो किया गया है। कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट, जिसको कवक, और इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंग, और प्लांट्स यानी कि पौधा, मछली, स्तनधारी जंतु को जेनेटिकली रूप से विकसित किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा यह रोक लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है कि आप सभी पे जेनेटिकली छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन मानव पर नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक मानव का जेनेटिक कोड लेकर और एक जानवर के जेनेटिक कोड से, चाहे किसी भी चीज़ से जेनेटिक को क्रॉस कराएंगे तो एक तीसरे तरह का मानव बन जाएगा, और शायद धरती के लिए और मानव जाति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्रिस थ्री का जानवर का जेनेटिक लेकर और ह्यूमन का जेनेटिक यानी कि मानव यानी कि आदमी का जेनेटिक कोड लेकर छेड़छाड़ करता है, तो देखिएगा किसी का जीभ बड़ा हो जाता है, किसी का नाक बड़ा रहता है, गजबे टाइप का रहता है। तो ये एक उदाहरण हो जाता है। तो इसी तरह जो है सो सरकार द्वारा यानी कि आदमी पर जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, नहीं तो सभी पर कर सकता है। स्तनधारी जंतु कहने का मतलब जो दूध देता हो वो जंतु जेनेटिकली रूप से विकसित किया गया है, जो हमें अधिक मात्रा में उत्पादन देने का काम करता है। जैसे कि मान के जैसे साहिवाल गाय जो है सो उतना दूध नहीं देता था, लेकिन उसको जो फ्रिजियन गाय है विदेशी, उससे जो है सो इसका जेनेटिकली जो दूध देता है वो जीन को निकाल कर, और साहिवाल जो है अपना यहाँ वो चितकबरा टाइप का होता है, काला और उजला टाइप का, उसमें जो है सो क्रॉस करा के दे दिया है। तो उसको जो देखिएगा आपको फ्रिजियन जो गाय है साहिवाल, उसको देखिएगा जो ज़्यादा नहीं गर्मी बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं ठंड गर्मी में देखिएगा उसको पंखा चलाना पड़ता है, नहीं तो वो अपना जीभ निकालने लगता है गर्मी से। तो विदेशी लोग भी होते वैसा ही कोमल और इसी तरह का, तो उसका जो है सो नहीं टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा ठंड। तो अधिक मात्रा में उत्पादन देने के लिए जैसे क्या उसको ज़्यादा दूध वाला को, जैसे कि स्तनधारी जंतु हो गया, जेनेटिक रूप से विकसित किया गया है, जैसे कि गाय का इसका उदाहरण हो जाएगा, अधिक मात्रा में उत्पादन देने का काम करता है, तथा उससे पानी, मिट्टी, ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान होता है। और यहाँ तक कि किसान लोग अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, जैसे कि करेला, कद्दू हो गया,
तथा उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उनकी फसल भी अच्छी होता है। तो यहाँ तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, यानी कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार से पुनर्योगेज डीएनए तकनीक में यानी कि टेक्निक में मदद करता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस विधि, यह एक क्या है? तो एक विधि है, यह एक विधि है। कोई बाहरी डीएनए को सीधे तौर पर किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि यह विधि है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? पुनर्योगज डीएनए। तो यह एक तकनीक है जो किसी को बाहरी डीएनए लेकर सीधे तौर पर उसके कोशिका या जंतु कोशिका या पादप कोशिका, जंतु कोशिका यानी कि जीव जंतु, या पादप यानी कि पेड़ पौधा के कोशिका में यानी कि केंद्रक में, न्यूक्लियस में इंजेक्ट यानी कि उसमें प्रवेश कराया जाता है, और इसका उपयोग अंडाणु, अंडे तथा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में किया जाता है। जेफी एस चैम्बरलेन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर चूहों में एक विकृति को दूर करने में सफलता प्राप्त किया था। तो यह जो टेक्निक जो है सो किस पर लागू किया गया था, किस पर प्रयोग किया गया था? तो यह जो किया गया था एक चूहा पर किया गया था, और इसका वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो जेफी एस चैम्बरलेन एवं अन्य वैज्ञानिक ने मिलकर चूहों में यह विकृति को दूर करने यानी कि कमी को दूर करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें आनुवंशिक रूप से रोग हो गया था। रोग मनुष्य के मस्कुलर डेस्ट्रोफी जैसा ही था, मस्कुलर डेस्ट्रोफी जैसा ही था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा कुछ था नहीं। यह है कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? तो ये एक विधि है, ये हो गया। उसके बाद कहता है कि इस प्रकार से आप पुनर्योगेज डीएनए की तकनीक में मदद करता है। तो ये करता है कि बाहरी डीएनए को लेकर के उसके आंतरिक डीएनए जैसे जंतु हो गया या पादप कोशिका हो गया उसके केंद्रक में, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, वो भी मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका का खोज, हुक मतलब क्या होता है? आप चावल लाने जाते होंगे दुकान से, गोदाम से, तो आप लोग देखिएगा कि कहते हैं कि हमको नमूना दिखाइए, तो चावल में यानी कि उसको पैकेट में बोगी मारता है, तो उसी को हुक कहते हैं। जो बोगी मारने वाला होता है उसी को हुक कहता है। अगर बोरा पर सही से पैकेट पर देखिएगा तो लिखा रहता है नो हुक यूज लिखा हुआ रहता है, तो यानी कि हुक का प्रयोग नहीं। तो वही जब कोशिका देखेंगे, जब उसको भोंक कर अंदर देखेंगे किसी को, तब ना। तो कोशिका देखने के लिए, कोशिका के बारे में अध्ययन करने के लिए जो साइटोलॉजी कहलाता है, और इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ तक है कि वैज्ञानिकों ने किस चीज पर खोज किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक जेफी एस एंड चैम्बरलेन एवं अन्य वैज्ञानिक ने मिलकर अंतर सूक्ष्म क्षेपण यानी कि पुनर्योगेज डीएनए तकनीक किस पर जो है सो प्रयोग किया था? तो यह किस पर किया था? तो यह जो किया था वो चूहा पर किया था। किस पर किया था? तो चूहा पर। ये इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज क्या है? और दूसरा है कि आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व होता है? ये से क्वेश्चन आप लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट का देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हूबहू सभी के सभी है। 2009 से 2022 तक का सभी के क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का। तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आप सिर्फ करिएगा इतना, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके हमसे कहीं से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम भी हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं से भी जुड़ सकते हैं और एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज क्या है या आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में इसका महत्व क्या है? तो प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड मतलब कहने का मतलब होता है इस पर होता है। जैसे कि हो गया, मान के चलिए यूरेसिल और एडेनिन और यूरेसिल हो गया, एडेनिन और थाइमिन हो गया। जैसे कि एडेनिन और थाइमिन, तो एडेनिन और इधर हो गया थाइमिन, तो इसी को कहते हैं डबल स्टैंड, और इसी को कहते हैं डबल बॉन्ड, इसी को कहते हैं द्विबंधन। तो प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खंडित करता है, डीएनए को खंडित करता है, यानी कि खंडित मतलब होता है तोड़ता है। और यह एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करता है? तोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज क्या करता है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खंडित करता है, तोड़ता है, और यह
एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है। डीएनए को कहाँ काटता है? तो एक विशेष स्थल पर काटता है, जैसे कि इकोरल प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम और GAATC को जी और ए के मध्य काटता है। जी और ए के मध्य काटता है, यानी कि बीचों बीच इसको काट देता है। क्या करता है? बीचों बीच इसको काट देता है। जिसमें गोलाकार प्लाज्मिड, जिसमें गोलाकार क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। डीएनए खुल जाता है, जिसमें डीएनए क्या होता है? खुल जाता है और इसके दोनों सिरे स्वतंत्र हो जाते हैं। दोनों सिरों का मतलब होता है इधर वाला भी सिरा मतलब आगे वाला भाग होता है और इधर वाला सिरा भी हो जाता है, वो स्वतंत्र यानी कि आजाद हो जाता है। और प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोनक्लेसेज और एक होता है एंडोक्लेसेज। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के प्रतिबंधन एंजाइम कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यहीं से कि प्रतिबंधन एंजाइम कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, एक्सोन्यूक्लियस और होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे मतलब आगे वाला भाग से न्यूक्लियोटाइड को अलग काटता है, न्यूक्लियोटाइड को अलग से काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतरी विशिष्ट स्थलों से काटता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को कहाँ काटता है? तो अलग काटता है, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतरी स्थलों से काटता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो पहला है, इसमें पहला दिया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसी का है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्व। इसका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्व। तो प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम लंबाई के निरीक्षण के लिए, लंबाई के मापने के बाद कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिबंधन यानी कि एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम। तो डीएनए क्या है? तो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, ये भी पूछा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतिम में लगा हुआ है एसिड। एसिड मतलब होता है, क्या होता है? तो एसिड मतलब होता है अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो अम्ल होगा। तो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है को पहचानता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहित मल यानी कि बहने वाला मल से आप क्या समझते हैं, और वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। तो वाहित मतलब हो गया कि बहने वाला, और मल मतलब हो गया वही अपशिष्ट पदार्थ। तो किसी भी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद, यानी कि किसी भी समुदाय का हो सकता है, किसी भी जनजाति में, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी समूह में हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है, जो भी उपयोग कर लेते हैं उसमें काम लाने के बाद, उसको काम कर लेने के बाद जो व्यर्थ जल व उसमें मिले पदार्थों को वाहित मल यानी कि स्वेज कहते हैं। वाहित मल में 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहते हैं, अतः इससे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जलाशय में घुली ऑक्सीजन यानी कि जल में घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन का संकेत तो O2 होता है और परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और इसके कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD में वृद्धि करता है। तो BOD का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसमें वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार का जल जलीय जंतु के साथ होता है। तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल है, यहाँ पर कहीं कहीं भी बायोलॉजिकल भी दिया रहता है। क्या रहता है? बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रहता है, तो वो भी रहे तो उसको भी टिक कर दीजिएगा। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रहे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तो BOD में वृद्धि होती है। अतः क्या होता है? अतः इस प्रकार जलीय जंतु यानी कि जो जल में जंतु रहता है उसके साथ साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है। आप सोच कर देखिए कि फैक्ट्री से जो जितना गंगा नदी प्रदूषण क्यों हो जाता है, तो इसी कारण जो है कि शहरों का बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो नाला से जो कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वही वाहित मल निकलता है, वो सीधे नदी में प्रवेश करता है, जिससे कि उसके लिए भी जो है जलीय जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है, और साथ साथ में जो होता है वो जीव जंतु के लिए भी
जो है सो हानिकारक होता है। इसके सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे है कि वाहित मल के उपचार यानी कि इसके इलाज क्या है। तो सूक्ष्म जीवियों की भूमिका, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, सूक्ष्म जीवियों का उपयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन कराया जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवियों का उपयोग कर, यानी कि छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा को उपयोग कर जो है सो कार्बनिक प्रदूषकों का, जो कार्बनिक प्रदूषण है उसको अपघटन यानी कि उसको खिलाया जाता है, वो अपघटन कर लेता है यानी कि खा जाता है और पचा देता है। और इसके लिए सूक्ष्म जीवियों का जो है सो ऑक्सीडेशन पॉन्ड या यांत्रिक टंकियों, मैकेनिकल टैंक्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन सूक्ष्म जीवियों को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे ये वृद्धि कर जीवाणु झुंड के रूप में ऊर्जा के या फ्लाक्स बनाते हैं और सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को प्रमुख भागों की खपत करता है, जिससे जल का यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सही समय पर आपको सुबह में 10 बजे वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, तो हम एक दिन में 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।